वेलकम बैक। तो आज हम देखने वाले हैं मेजर गौरव आर्या का एक वीडियो, चाणक्य डायलॉग्स हिंदी से। मैं वीडियोस में बताना भूल जाता हूँ, बट लिंक जो है जिस भी वीडियो पे हम देख रहे हैं वो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होता है। आप प्लीज़ उसे जाकर देखें। अगर आपने अगर आप वो वीडियो नहीं देख रहे हो, कि आपने ऑलरेडी यहाँ देख लिया है, कई बार ऐसा हो सकता है, तो कोई बात नहीं, उस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि उनकी मेहनत है, राइट। हम तो सिर्फ बैठ के देख रहे हैं, राइट, एंजॉय कर रहे हैं उनके काम को, लेकिन उन्होंने काम किया है, उनकी मेहनत है उस पर, है ना। तो प्लीज़ जाकर उसको सब्सक्राइब करें, अच्छा लाइक करें, शेयर करें उनको, ठीक है। एंड फिर अगर आपको हमारा भी थोड़ा सा अच्छा लगे तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, ठीक है। एनीवेज, तो आज हम देखने वाले हैं एक वीडियो जो कि चाइना के ऊपर है, आई थिंक। तो सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं एंड फिर बाकी बातें होती रहेंगी, ठीक है। तो प्ले। ये मैटर क्या है ना, ये समझना है। देखिए, मैंने बोला था कि गाजा का बज गया बाजा, फिलिस्तीन का बज गया बीन। कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन। ईवीएम वीवीएम सब गलत है और बैलेट पेपर, यार देखो सिंपल सी बात है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, अपना काम करो। हर चीज में घुसने की आवश्यकता नहीं होती है। और ताइवान बहुत छोटा है। ताइवान की जितनी जनसंख्या है ना, टोटल जनसंख्या ताइवान की, टोटल उतने लोगों को दिल्ली एनसीआर में आज की तारीख में जुकाम है। चीन फिर ये अमेरिका जाएगा नीचे, क्योंकि जब भी जंग होती है दोस्तों तो मोटा पैसा खाता है और देश की इकोनॉमी को मार पड़ती है। वो अमेरिका क्यों ना हो, देश की इकोनॉमी को मार पड़ती है। अमेरिका आएगा नीचे और चीन जाएगा ऊपर। ये टोटल स्टोरी बैकग्राउंड में ये सब बन रहा है दोस्तों। ये खिचड़ी पकड़िए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाल ही में 2 चुनाव हुए हैं दोस्तों, 2 चुनाव, एक बांग्लादेश और एक ताइवान। अच्छा, वहां पे हुए बैलेट से। बैलेट तो यहां पे इंडिया में लोगों ने खुसर फुसर करना शुरू कर दिया। होते हैं ना कीड़े सोशल मीडिया के, उनको हर समय खुजली रहती है, कीड़ा घूमते रहता है उनके अंदर। तो उस कीड़े ने उनको बोला कि यार, अगर बांग्लादेश और खासतौर से ताइवान का तो हाल ही में वो बांग्लादेश का फिर हफ्ता भर हो गया, ताइवान को तो हाल फ्रेश न्यूज। अगर ताइवान कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमें भी करना चाहिए। ईवीएम वीवीएम सब गलत है और बैलेट पेपर, यार देखो सिंपल सी बात है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, अपना काम करो आप लोग। हर चीज में घुसने की आवश्यकता नहीं होती है। और ताइवान बहुत छोटा है। ताइवान की जितनी जनसंख्या है ना, टोटल जनसंख्या ताइवान की, टोटल, राइट, उतने लोगों को दिल्ली एनसीआर में आज की तारीख में जुकाम है। तो थोड़ा सा हल्का हाथ रखा। कभी कभी ना, और अक्सर हम इंडियंस जो है वो रियलाइज़ नहीं कर पाते कि हमारा साइज कितना बड़ा हो चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं। हर चीज में सचिन तेंदुलकर बनने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अच्छा, वांग यी कौन है? वांग यी है फॉरेन मिनिस्टर चाइना के, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये भाई पहुंचे कायरो इजिप्ट की कैपिटल, आपको पता। और वहां पे इन्होंने, ग्लोबल टाइम्स ने काफी इनका कवर करा कि इन्होंने क्या बोला। अपने काउंटर पार्ट से बात करते हुए, यानी कि इजिप्ट के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनसे बात करते हुए, दंदनाते हुए उन्होंने बात बोली है। और बात ये बोली उन्होंने कि भाई देखो, ऐसा है कि अगर किसी को भी गलतफहमी हो ताइवान में कि ताइवान इंडिपेंडेंट है, ताइवान स्वतंत्र है, ठीक है, तो इसकी सजा मिलेगी, बरोबर मिलेगी, यानी कि पीपल विल बी पनिश्ड। आप हंसी मजाक में मैंने बोल दिया शोले का डायलॉग, लेकिन यही बात बोली है वांग यी ने, जो कि चाइना का फॉरेन मिनिस्टर है। किसी को भी लगा देयर विल बी पनिशमेंट अंडर लॉ, कानून के तहत। और चाइनीज कानून जो वन चाइना पॉलिसी है चाइना की, वन चाइना पॉलिसी, तिब्बत भी हमारा, ये भी हमारा, वो भी हमारा, और ताइवान भी हमारा। इसके ऊपर कभी एक और वीडियो करूंगा दोस्तों। उसमें बेसिकली स्टोरी ये है कि माओ त्से-तुंग और चिंग काई शेक, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और चिंग काई शेक आ जाते हैं ताइवान, और वो कहते हैं ये रियल चाइना है, और वहां वाले जो मेनलैंड चाइना वाले कहते हैं ये रियल चाइना। ये खटपट इनकी कई दशकों से चलती चली आ रही। खैर, वो बात तो हो गई अलग, लेकिन इस मुद्दे पे आते हैं। यहां पे इन्होंने सीधा साधा वार्न कर दिया, सीधा साधा धमकी दे दी है। किसको? ताइवान को। अगर सोचा चाइना से अलग होने का तो इसकी सजा मिलेगी बॉस, बरोबर मिलेगी। यू विल बी पनिश्ड फॉर इट। ये कहा है वांग यी ने। चाइना को ट्रिगर किसने करा? ऐसा क्या हो गया कि चाइना अचानक ट्रिगर हो गया? क्योंकि पहली बार तो चुनाव हुए नहीं है भाई। ताइवान डेमोक्रेसी है, चाइना डिक्टेटरशिप है, राइट। चाइना अपने आप को जो बोले है वो डिक्टेटरशिप, और उसका डिक्टेटर शी जिनपिंग है। लेकिन यहां पे क्या हो गया ताइवान में यार? ताइवान में चुनाव होते हैं, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर खुली धमकियां दे रहा है। विलियम लाए, जो बंदा जीत कर आया है, तीसरी बार, इसकी तीसरी जीत है, और ये भी एक इतिहास है ताइवानीज पॉलिटिक्स में कि कोई 3 बार लगातार ऑन द ट्रॉट जीत कर आया है, और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी कि कन्विंसिंग मेजॉरिटी से जीत कर आया है। ये, इसके बारे में बताता हूं, माइनर का बेटा है, यानी कि जो खाने होती है ना, खानों के अंदर इनके पिताजी काम करते थे। ये डेमोक्रेट हैं, और इनका पॉलिसी ये है कि ठीक है, हम चाइना से इंडिपेंडेंस भी नहीं मांगे। ये इनकी फॉर्मल पॉलिसी है, बाय द वे। इसमें 2 चीजें हैं समझने वाली। ना हम चाइना से फॉर्मली इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं, ना हम चाइना के साथ यूनिफिकेशन की बात कर रहे हैं। यानी कि कहने को ये बीच वाला रास्ता ले रहे हैं। लेकिन असल में बात क्या है, ये ताइवानी सोवरेनिटी के बहुत बड़े हामी हैं। ये चाहते हैं ताइवान एक सेपरेट और सोवरेन नेशन रहे, जो दिल से कभी इन लोगों ने स्वीकार नहीं करा कि हम चाइना के हिस्से हैं। तो दोस्तों, यहां ये ट्रिगर पॉइंट है। क्योंकि जब आप ऐसी बातें करते हैं, जब आप पब्लिकली ऐसी बातें करते हैं और आप भारी बहुमत से जीत कर आते हैं, इसका मतलब आप चाइना को ठेंगा चढ़ा रहे हैं। आप चाइना को ये बोल रहे हैं कि बॉस, ये वन चाइना पॉलिसी, इसको कोने में रखो, हम इस पर विश्वास नहीं करते। इससे चाइना का फॉरेन मिनिस्टर हो गया ट्रिगर, और कायरो में उसने बयान दे दिया, जो कि ग्लोबल टाइम्स ने विस्तार से कवर कराया दोस्तों। अब दोस्तों, जहां तक चीन और अमेरिका की बात है, दोनों ये मानते हैं कि ये दुनिया बाइपोलर हो गई। मैंने ऐसे बाइपोलर, आई डोंट मीन द मेडिकल बाइपोलर, आई मीन कि दुनिया के 2 धड़े आ चुके हैं। एक चीन का धड़ा है और एक यूएस का धड़ा है, ऐसे ये दोनों मानते हैं, राइट। और दोनों डायरेक्टली लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। कैसे इंटरडिपेंडेंट है? अमेरिका का सारा माल बनता है चाइना में, ठीक है भाई, सारा का सारा अमेरिका का माल, यानी कि एटलीस्ट 80% 90% चीन में बनता है, और चाइना के डॉलर आते हैं अमेरिका से। तो दोनों एक दूसरे को आंखें दिखाएंगे, दोनों एक दूसरे को पंजे दिखाएंगे,
दोनों एक दूसरे की तरफ घूरेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। लेकिन दोनों प्रॉक्सी से बड़े कंफर्टेबल हैं यार। तो दोस्तों बहुत पहले ना मैंने एक 4 लाइनें लिखी थी और मैंने बोला भी था, इसी चाणक्य डायलॉग हिंदी में बोला था, आज मैं दोबारा कहने वाला हूं। ये मैटर क्या है ना, ये समझना है। देखिए मैंने बोला था कि गाजा का बज गया बाजा, फिलिस्तीन का बज गया बीन, कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन। मैं इसका प्रूफ भी दूंगा आपको, सबूत भी दूंगा, सिर्फ गाना नहीं लिखा, ये मैं 2-3 महीने से कहता चला रहा हूं। मैंने कई प्लेटफॉर्म्स पे यही बात बोली है कि पीछे खड़ा है चीन। अब ये दोनों सुपर पावर आपस में भिड़ना नहीं चाहते, लेकिन प्रॉक्सीज के साथ बड़े कंफर्टेबल हैं। कैसे? जैसे चीन की प्रॉक्सी हो गई ईरान, और ईरान की प्रॉक्सी हो गई हूथी या हिजबुल्लाह या हमास या XYZ, जो भी XYZ है, ये उनकी हो गई। वहां पे अमेरिका पैसे के जोर पे और बटन दबा रहा है अपने, यानी कि आप अपने बंदे से लड़वाओ, मैं अपने बंदे से लड़वाता हूं। जैसे मुर्गों की लड़ाई नहीं होती, आपने देखा होगा गांव में बड़ी होती है, कॉक फाइट जिसको कहते हैं, मुर्गे की लड़ाई। ये मुर्गे की लड़ाई है, ये मेरा मुर्गा है, तेरा मुर्गा, दोनों आपस में लड़ेंगे। ये गेम चल रहा है दोस्तों। अब यहां पे गेम आता है दोस्तों चाइना का। चाइना चाहता है, ये एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहते, चीन भी अमेरिका से नहीं लड़ना चाहता, अमेरिका भी चीन से नहीं लड़ना चाहता, लेकिन चीन के फायदे में क्या है? चीन के फायदे में यह है कि अमेरिका एक लड़ाई में फंस जाए। क्योंकि देखिए, जो इजराइल हमास की लड़ाई है उसमें अमेरिका फंसा हुआ है, अमेरिका हथियार दे रहा है इजराइल को, पैसे से मदद कर रहा है, ये सब हो रहा है ना। अब दूसरी तरफ एक पुरानी लड़ाई, अब तो पुरानी हो गई, यूक्रेन और रशिया की। कितने $100 अरब जा चुके हैं नेटो से, जिसका सबसे मुख्य कंट्रीब्यूटर कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पूरे नेटो का मेन कौन है? अमेरिका। बाकी तो छोटे मोटे हैं, ये इंग्लैंड ये दाएं बाएं के। मोटा आदमी कौन है? मोटा आसामी अमेरिका। अमेरिका ने कितने पैसे दे? अमेरिका 2 लड़ाइयों में फंस चुका है और दोनों लड़ाई अभी एंड नहीं हो पा रही। अमेरिका चाहता है कि खत्म हो। अमेरिका ने तो यहां तक बोल दिया ज़ेलेंस्की को कि हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे। पहले तो उसको खूब चढ़ाया, सिंहासन पर बैठाया, टाइम के कवर पे ज़ेलेंस्की की फोटो डाली, उसको स्टेट विजिट पे बुलाया, वहां पे भाई ये जो बाइडन और उसकी वाइफ बैठे हैं, ज़ेलेंस्की को वेलकम कर रहे हैं, ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस में जा रहा है। और बड़ा आज की तारीख में अमेरिका ने हल्का सा हाथ पीछे खींच लिया, बोला यार इतने पैसे का तो अप्रूवल नहीं मिल रहा हमारा। वहां पे सेनेट कुछ बोल रही है, कांग्रेस कुछ बोल रही है, चूचू पुपू चल रहा है वहां पे, तो भाई हम तुम्हें इतने पैसे नहीं दे पाएंगे। वो वहां पे गाना गा रहा है। अच्छा, एक लड़ाई में वो फंसा है, दूसरी लड़ाई कौन सी? इजराइल हमास की। चीन ये चाहता है किसी तरीके से ईरान बीच में आ जाए। ईरान किसका प्रॉक्सी है? चाइना का। पीछे खड़ा है चीन, याद है ना आपको? कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन। तो चीन भाई खड़ा है पीछे, और चीन के पीछे खड़े होने से क्या हुआ? चीन के पीछे खड़े होने से ये हो रहा है दोस्तों कि अब ईरान जो है, ईरान को बोला जा रहा है कि तुम हूथियों के थ्रू तुम अटैक्स करवाओ, अटैक्स करवाओ। सबको पता है कि हूथीज के पीछे कौन है, और ये बात ईरान ने कभी नहीं छुपाई। ईरान ने कभी नहीं, हाँ ईरान ये जरूर कहता है कि साहब हमने उनको ये नहीं बोला कि तुम अटैक करो, वो अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं, इतना ईरान जरूर कहता है। पर आपने बोला नहीं बोला, भाई उनको हथियार कौन दे रहा है? उनको बारूद कौन दे रहा है? उनको इंटेलिजेंस कौन दे रहा है? उनको सैटेलाइट की फोटोग्राफ्स कौन दे रहा है? उनको पैसा कौन दे रहा है? उनको पॉलिटिकल सपोर्ट कौन दे रहा है? उनको रिलीजियसली इंडोक्ट्रिनेट कौन करवा रहा है? भाई ईरान करवा रहा है। तो जब ईरान करवा रहा है और ईरान के पीछे खड़ा है चीन, तो चीन ईरान से कहता है कि जरा इनको जरा खुजाना यहाँ पे, जरा थोड़ा सा अमेरिका को और इन सब वेस्टर्न पावर्स को थोड़ा सा टिकल करो कि ये परेशान हो। और परेशान तो भारत भी हुआ उससे, क्योंकि भारत आते हुए जहाज, जो इकोनॉमिक जोन है भारत का समुद्र में, उसके अंदर अटैक हुआ, जहाज के ऊपर ड्रोन का अटैक हुआ, हम आपको बता चुके हैं इसी प्लेटफॉर्म पे पहले। तो दोस्तों बेसिकली बात ये है कि धक्का देते रहो, अमेरिका के जहाजों पे अटैक करो, ब्रिटेन के जहाजों पे अटैक करो, इस पे अटैक करो, इस पे अटैक करो। और अभी जो बाइडेन की बातचीत हुई है ईरानियंस के साथ, और जो बाइडेन की बात हुई है ईरानियंस के साथ, उसमें जो बाइडेन ने बोला कि हमने अपना मैसेज कन्वे कर दिया। कारण क्या है? देखिए, ये ईरान अभी और धकेलेगा, ये मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं आज की तारीख में, ईरान थोड़ा सा और धकेलेगा कि भाई डायरेक्ट इनकी भिड़ंत हो जाए अमेरिका के साथ और देशों के साथ, यानी कि अमेरिका फंस जाएगा 3 लड़ाइयों में। कौन सी लड़ाई है दोस्तों? एक बार रिवीजन कर लें। हमास इजराइल की पहली लड़ाई, यूक्रेन और रशिया की दूसरी लड़ाई, और तीसरी ईरान और अमेरिका की, जो ये 4 हैं। यानी कि अगर 3 लड़ाइयों में अपने पैसे लगाएगा, अपनी फौजें लगाएगा, तो फायदा किसको होने वाला है? चीन को। चीन फिर ये अमेरिका जाएगा नीचे, क्योंकि जब भी जंग होती है दोस्तों तो मोटा पैसा खर्च होता है और देश की इकोनॉमी को मार पड़ती है। वो अमेरिका क्यों ना हो, देश की इकोनॉमी को मार पड़ती है। अमेरिका आएगा नीचे और चीन जाएगा ऊपर। ये टोटल स्टोरी, बैकग्राउंड में ये सब बन रहा है दोस्तों, ये खिचड़ी पक रही है। अच्छा, ईरान का दोस्तों इसमें एक हूथी का एंगल भी है। जैसा मैंने आपको बताया कि कंट्रोल तो ईरान करता है, यानी कि ईरान धकेलेगा, हूथीज अटैक करेंगे। हूथियों ने अटैक करा कि 10 देशों का कोएलिशन बन गया नेवल, और वहां पे हूथीज पे एयर स्ट्राइक कर दी। किसने? यूएस और यूके ने। ये भी खबर हम आपको पहले कवर कर चुके हैं। तो डॉक्टर जयशंकर की बात होती है एंथनी ब्लिंकन से, एंथनी ब्लिंकन अमेरिका वाले, उनसे बातचीत होती है, और फिर डॉक्टर जयशंकर का एक और स्टेटमेंट आता है कि दुनिया में कोई भी छोटी बड़ी चीज ऐसी नहीं होती जिसमें भारत की सलाह लिए बिना कोई चीज डिस्कस कर रही हो। तो यानी कि भारत का भी जो सितारा है वो पहले से बहुत तेजी से उभर रहा है यहाँ पे। इसमें जो बैकग्राउंड का खेला है ये हमें देखना पड़ेगा दोस्तों। और बैकग्राउंड का खेला क्या है? बैकग्राउंड का खेला ये है कि एक तरफ है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का, जिसमें $1 ट्रिलियन से ज्यादा चाइना कमिट कर चुका है। सिर्फ पाकिस्तान को $50 अरब दे चुका है। आप समझ लीजिए पूरी दुनिया में कितना रायता फैलाया होगा चाइना ने, राइट। और आता है आईमेक, यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये भारत से जाएगा और यूरोप को छुएगा। अब ये जो कॉरिडोर है ये डायरेक्टली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के खिलाफ खड़ा होता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के सामने खड़ा होता है। लेकिन अब चाइना तो नहीं चाहेगा ना कि आईमैक सक्सेसफुल हो, चाइना बिल्कुल नहीं चाहेगा। आप मैप देखिए, आप बीआरआई का मैप देखिए अपने सामने, और फिर आप आईमैक का मैप देखिए। अब आप मैप को ध्यान से अगर देखेंगे आपको अपने आप पता लग जाएगा कि ये सीधी सीधी काट है। अब समझ लीजिए। अब दोस्तों आईमैक का क्या चक्कर है ना कि आईमैक जो है कायदे से कहां से जाना चाहिए था? कायदे से या तो पाकिस्तान से जाता है, ईरान से जाता, लैंड रूट तो वहीं से बनता है, लेकिन वहां से नहीं जा रहा है। ये डायरेक्टली मिडिल ईस्ट होगा, यहां से ये जाएगा मिडिल ईस्ट। सारा पचड़ा ही यही है, ये आईमैक का पचड़ा है। और ये पचड़ा ये है कि भाई आपको क्या लग रहा है वहां पर अटैक क्यों हो रहा है? हमास ने क्यों अटैक करा? हमास को अचानक क्या हुआ एक दिन कि हमास का दिमाग खराब हो गया, हमास ने बोला ठोको? नहीं, 7 अक्टूबर के पहले इकोनॉमिक कंसिडरेशंस हैं, ट्रेड कंसिडरेशंस हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का है।
कहत कबीर सुनो भाई साधो पीछे खड़ा है चीन। तो दोस्तों जब कोविड हुआ था ना, मैं आपको बता देता हूं, ये जो कड़ी है साजिशों की थोड़ी सी लंबी है। जब कोविड हुआ था तो पूरी दुनिया कोलैप्स कर रही थी, लाखों लोग तो अमेरिका में मर गए, जो टॉप सुपर पावर है दुनिया का। इससे बड़ा कोई सुपर पावर आया नहीं है अमेरिका जितना पिछले 70 80 90 सालों में। अमेरिका का क्या हुआ? अमेरिका ने बोला ठीक है, अमेरिका में लाखों लोग मर गए, अब क्या करेगा अमेरिका? तो भाई सबका यही था कि भारत भी डूबेगा, जैसे सहारन कंट्रीज डूब गई हैं, अफ्रीका बिल्कुल डूब गया गरीबी में, भारत। यहाँ पे मोदी जी ने बोला कि नहीं, हम अपना वैक्सीन बनाएंगे। खुद वैक्सीन लिया, खुद अपने लोगों को लगाया, सबको कि चलो लगाओ सबके सब वैक्सीन। इसके अलावा मोदी जी ने क्या करा कि और देशों में भी, लोग कहते हैं 80 से ज्यादा देश हमारी वैक्सीन पाए और उसमें से कई मुफ्त में। दूसरी चीज G20 होती है, मोदी जी कहते हैं कि अफ्रीकन यूनियन जिसमें 55 अफ्रीकी देश हैं उनको शामिल करो। तो जहां पे हम बात कर रहे थे दोस्तों बाइपोलर वर्ल्ड की, जिसमें चीन भी है और जिसमें अमेरिका भी है, तीसरी महाशक्ति उभर के आती है भारत। आपको क्या लगता है? लिखिए कमेंट्स में। अब भारत एक महाशक्ति के तौर पे उभरेगा तो किसके दर्द होगा पेट में? अमेरिका, चाइना या बोथ? तीन ऑप्शन आपके पास है, अमेरिका के पेट में दर्द होगा, दूसरा चीन के पेट में दर्द होगा, या तीसरा ऑप्शन आपके पास है दोनों के पेट में दर्द होगा। मैं तो मानता हूं भैया कि दोनों के पेट में दर्द होगा। आपकी क्या राय? लिखिए कमेंट्स में। तो दोस्तों बैक एंड पे ये सब काम चल रहा है ना। देखिए बात ये है कि ये लोग धोखाधड़ी करते हैं, चाहे चीन हो चाहे अमेरिका। अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को क्या बोला? अमेरिका ने बोला कि चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करेंगे राम। वो चढ़ गया सूली पे, थैंक यू हो गया उसका। इधर वही काम चीन ने करा श्रीलंका के साथ, वही काम करा पाकिस्तान तो डिजर्व्स इट एनीवे, इसने करा और देशों के साथ, और सबको अंदर से खोखला करके चीना। तो जब ये खोखला करेंगे, जब ये दगाबाजी करेंगे, तो दुनिया में फिर लोग तीसरे उभरते पावर की ओर देखेंगे। यार इंडिया ने बराबर तोला, जैसे कहता है ना तोलना होता है, बराबर तोला इंडिया ने धोखाधड़ी नहीं करी। इंडिया ने बोला ठीक है, हमारे पास चीन से हो सकता है कम पैसे हों, हम आपकी कम मदद कर पाएं, इतनी ना कर पाएं जितना चीन करता है, लेकिन हम ये नहीं कि आपका हनुमान टोटा पोर्ट ले लिया 99 साल के लिए। ये ड्रामा इंडिया कभी नहीं करेगा। तो दोस्तों ये जो पूरी स्टोरी चल रही है ना, ये इसी की है, ये पावर प्ले चल रहा है। और आज की तारीख में दुनिया भारत की ओर देख रही है कि भारत विश्वगुरु बनेगा, भारत किस तरीके से उभर के एक महाशक्ति बन रहा है जिस पे लोग ट्रस्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके एंड में क्या होता है कि डॉक्टर जयशंकर साहब 2 दिन के दौरे में ईरान में, दुनिया कह रही है ईरान ये कर रहा, भारत कह रहा है नहीं, हम सबके साथ बातचीत करेंगे। जयशंकर साहब 2 दिन के दौरे ईरान पहुंचे, और जो छोटे छोटे देश हैं वो चक्कर में हो गए। वो कह रहे नहीं यार, इन लोगों के गेम में नहीं फंसना, ये अमेरिका और चीन के गेम में फंसोगे, उस समय मजा आएगा, उस समय बहुत मजा आएगा, जेब में नोटू खजूर जेब में आएंगे, लेकिन बाद में चल के यही नाक से खून बन के निकलेगा, चक्कर में हो जाओ सबके साथ। ओके सो ऑलराइट, अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, क्योंकि क्या है कि जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा ना पता हो बीच में नहीं बोलना चाहिए, चुप बैठना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो मोटी मोटी बात अब अपन को समझ में आ गया कि क्या गेम चल रहा है। देखो बात यह है सर कि एक वीडियो है बड़ा अच्छा सा, अगर मुझे मिलेगा तो मैं उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट आप गूगल भी कर सकते हो। हाउ वर्ल्ड्स इकोनॉमी वर्क, बड़ा अच्छा एनिमेशन का वीडियो बनाया उन्होंने। उसमें 45 मिनट्स का वीडियो है वो पूरा, और बड़ी हाई क्वालिटी में उन्होंने बनाया है। और उसमें बताया कि हर कुछ सालों में, कुछ 100 ईयर्स और समथिंग लाइक दैट, इकोनॉमी जो है, जो मेजर इकोनॉमी है वो बदलती है। यानी कि मान लीजिए कि दुनिया का एक वक्त में एक सबसे बड़ा पावर हाउस होता है, ठीक है। तो अमेरिका है, उससे पहले ब्रिटेन था, उससे पहले डच थे, उससे पहले कोई और थे, राइट। इस तरीके से चेंज होता रहता है वो। तो क्या हो रहा है कि ये है ना, ये चीज़ होती है, ये कुछ 100 ईयर्स या 100 ईयर्स के आसपास होता है ये, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि पहले अमेरिका था, फिर चाइना उभरा। अमेरिका से पहले कौन था? ब्रिटेन था। ब्रिटेन बहुत बड़ी पावर था, है ना, बहुत बड़ी पावर था ब्रिटेन। उससे पहले कोई और था, उससे पहले कोई और था, राइट। तो वो बड़ी एम्पायर बनती है और फिर उसके बाद जो है वो डिसइंटीग्रेट करती है, और फिर दूसरी नई पावर खड़ी होती है अपने आइडियाज़ के बल पे, अपनी मेहनत के बल पे, अपने टेक्नोलॉजी के बल पे। कुछ नई चीज़ ईजाद कर ली, कोई जो हम बोल सकते हैं कि माहौल बदलता है, मौसम बदलता है, कई बार जो नेचुरल जो चीज़ें होती हैं वो बदलती हैं, राइट। तो एनवायरनमेंट बदलता है, तो उसका भी फ़ायदा आपको होता है। तो वो सारी चीज़ें मिलाकर बोलते हैं ना कि यूनिवर्स जो है वो किसी की सपोर्ट में लग जाती है, वैसा। तो वैसा कुछ हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि पहले यूके था, फिर अमेरिका था, अब चाइना उभरा है, ठीक है। अब इंडिया भी उभर रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब कोई आपके लेवल पे आने लगता है तो एक ह्यूमन नेचर है कि आप उसे बर्दाश्त नहीं करते। 2001 स्पेस ऑडिसी देखना, बड़ी ज़बरदस्त मूवी है, और उसमें एक बेसिक आइडिया ये दिया गया है कि जो मुझसे भिन्न है उससे डर, उससे कहीं ना कहीं उससे होता है ना कि मैं और तू, हम वाली बात नहीं आती, मैं और तू वैसा वाला, ठीक है। तो वो चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता है, बट आइडिया बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि चलो हम मान लेते हैं कि भाई ताइवान का जो मसला है, इन्होंने 2-3 चीज़ें बातें कर दी हैं। एक तो ताइवान का मसला है, तो भाई वो सही बात है, वहाँ पर जो इलेक्शन होने थे वो नहीं होने दिए और उन्होंने टेक ओवर कर लिया, आई थिंक ऐसे कुछ हुआ था। और ये भाग के, इनकी पार्टी पूरी यहाँ गई थी और उन्होंने यहाँ पर एक गवर्नमेंट खड़ी कर ली थी, ये कह कर कि हम वहाँ से भाग कर आए हैं, तो हम ही ओरिजिनल जो है गवर्नमेंट है, बट वो हमें वहाँ से निकाल दिया गया।
या अपनी जान बचाने के लिए भाग गए, जो भी है। अब देखो भाई, अगर इन्होंने पनिशमेंट का बोल भी दिया तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप जो है अटैक करोगे तो अमेरिका भी खड़ा है, इंडिया के भी वॉरशिप्स हैं। वो होता है ना, कहते हैं ना कि जो है तुम कुछ गड़बड़ करोगे तो रायता ज़बरदस्ती में फैल जाएगा। और अमेरिका भी इस ताक में है, क्योंकि अमेरिका का जो कॉम्प्लेक्स है, जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो मिलिट्री जो वेपन्स हैं, वो सारी चीज़ें चलती ही इस पे है कि कुछ नया हो, कुछ नया चाहिए हमको, है ना। तो ऐसा ही है। तो बात ये है कि वो भी कुछ नया ढूंढते हैं। अब चाइना क्यों चाहता है कि भाई ये जो 2-3 वॉर्स का इन्होंने जिक्र किया, वो इसलिए क्योंकि सही बात है, कितनी ही बड़ी आपकी इकोनॉमी क्यों ना हो, जब आप वॉर के अंदर जाओगे तो आपको रिसोर्सेज जो है वो डाइवर्ट करनी पड़ती हैं। जब रिसोर्सेज डाइवर्ट होती हैं तो आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, क्योंकि तो अब उसमें क्या होता है, रिसोर्सेज डाइवर्ट हो गई हैं, प्रायोरिटी चेंज हो गई है, तो आप अपने अंदर के जो मसले हैं उन्हें नहीं संभाल पाते, जो स्टेबिलिटी थी आप उसे नहीं देख पाते, और वैसे भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मसले चल रहे हैं। और इसके साथ साथ आप जिससे कम्पीट कर रहे थे अब आप उसे नहीं देख रहे हो, क्योंकि आपके घर में एक बड़ी परेशानी चल रही है ना। आपने 2 जगह और उलझ गए हो आप, तो वो जो कंपटीशन है वो फिर आप उसे कैसे हैंडल करोगे, तो वो भी एक दिक्कत है। तो चाइना ये चाहता है बेसिकली, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि अमेरिका उलझा रहे और हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे करके और बढ़ जाए। जब हमारे अमेरिका के बराबर पहुँच जाएंगे, अभी इतनी बड़ी नहीं है उनकी इकोनॉमी, लेकिन अगर अमेरिका के बराबर भी हम पहुँच गए तो फिर अमेरिका हमारा क्या बिगाड़ लेगा, राइट। उस एंगल में वो सोच रहा है। रही बात तीसरी, जो कि है इंडिया की बात, तो सर देखें ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम कर रहे हैं उतना अच्छा है, बट देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, राइट। तो अगर जो यूनाइटेड नेशंस की जो परमानेंट सीट है, अगर हम उसकी बात करें, तो उसमें क्या है कि आपको चाहिए, जो अभी जो 5 मेंबर हैं ना, मुझे ऐसा लगता है इन फ्यूचर वो बढ़कर 7 होंगे, 5, 6, 7। तो एक तो इंडिया हो गया, एक आध और कोई ना कोई आ जाएगा, मतलब हम एक रूम पकड़ के चल रहे हैं, तो 7 लोग तो फिर भी हो जाएंगे, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका ने लोगों को यूज़ किया और उसके बाद उन्हें डिच कर दिया, है ना। तो ये चीज़ लोग देख चुके हैं, तो अमेरिका पे लोगों को भरोसा नहीं है। चाइना पे आप वैसे ही भरोसा नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया का बहुत अच्छा चांस है, इंडिया के पास बहुत अच्छा चांस है। अगर हम सबको मिलाकर चलेंगे, भले ही हम बहुत ज़्यादा पैसा न दें, बट हम जस्टिफाइबल चीज़ें करेंगे, जो कि हम कर रहे हैं काफ़ी हद तक, जो हमने कोविड में किया और उसके अलावा भी हम कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी जो एड्स वगैरह देते हैं हम, वो सारी चीज़ें तो कर तो रहे हैं हम, बट हमें अपनी इकोनॉमी को और तेज़ी से बढ़ाने की ज़रूरत है, और उसके लिए कुछ और इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है, राइट। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मुझे लगता है कि डायरेक्शन ठीक है, स्पीड थोड़ी सी स्लो है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, या जितनी हम केपेबल हैं उतनी नहीं है, ठीक है। तो ये सारे मसले हैं। अगर मैं कोई चीज़ भूल रहा हूँ टॉपिक में से तो मुझे बता देना, बट जनरल आइडिया यही है। और आज जो है हम अपने पड़ोस में नहीं गए, मेजर साहब जो है पड़ोस में नहीं गए, पता नहीं क्यों, तो वो है। खैर, तो इतना ही फ़िलहाल, एंड आई होप कि आप लोगों को भी कुछ ना कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ देखने को सीखने को मिला होगा। एंड जो भी आपकी राय है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, अपना ख्याल रखें।